साथियों नमस्कार। ईसाम सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन शुरू किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी जो क्लास हैं वो वास्तव में दूसरों से हटके हैं और मेरी क्लास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो मिलेगी उसमें खूब सारी चीज़ें नवीनता के साथ, सरलता के साथ, और जो अध्ययन करूंगा वो मैं विशेष रूप से विश्लेषणात्मक तरीके से, तो बिना किसी औपचारिकता से आगे चलते हैं और आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का ए पार्ट के आगे आप देखना शुरू करेंगे। सिंधु सभ्यता भाग 2 के नाम से ये वीडियो आएगा और इसमें मैं आपको आज सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, उस हड़प्पा उसकी व्यवस्था के बारे में डिटेल अकाउंट दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा नगर के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, एक तो हड़प्पा की स्थिति बताऊंगा, दूसरा मैं आपको खोज और उत्खनन बताऊंगा, तीसरा मैं आपको संरचना और चौथा अन्य तथ्यों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज और आपको मैं बता दूं, पिछली क्लास में अपन ने देखा था हड़प्पा की जो स्थिति थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर आया हुआ है। इस प्रकार से ये है रावी नदी और इसके बाएं तट पर ये आया हुआ है हड़प्पा। आगे और खूब सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर का सबसे पहले जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं स्थिति। स्थिति से पहले 2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, सिंधु सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया नगर हड़प्पा था और उसी के नाम से, क्योंकि इतिहास में एक ऐसा सिस्टम है जो परिचित नगर होता है उसके पास जो भी सभ्यताएं वगैरह जो मिलती हैं उसके नाम से उसका नाम रख दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा नगर की वजह से ही पड़ा था। और इसके बारे में इसका जो उपनाम जो है, जो टाइटल है, वो मैं और बता देता हूं। ये है आपका सिंधु सभ्यता का तोरण नगर। तोरण नगर से तात्पर्य है कि सिंधु सभ्यता का ये प्रवेश नगर, सिंधु सभ्यता का ये प्रवेश नगर। दूसरा महत्वपूर्ण इसके बारे में जो है कि ये एक शायद प्रशासनिक केंद्र रहा था। हड़प्पा नगर सिंधु सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र था, तो इसे प्रशासनिक केंद्र के रूप में। और तीसरा जो है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, इसको जो टाइटल दिया गया है वो अर्ध उद्योग नगर या अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर। तो सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार तो पहला खोजा गया नगर था, इसीलिए प्रवेश नगर हो गया। दूसरा प्रशासनिक केंद्र, शायद वहां से प्रशासन की संरचना चलती थी इसलिए प्रशासनिक केंद्र हो गया। और दूसरा अर्ध औद्योगिक केंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो वहां पर तांबे के जो भी तांबे के जो अवशेष है वहां पर खूब सारे जो उनके छोटे छोटे टुकड़े वगैरह जो मिले, इसीलिए उसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया। प्लस 16 भट्टियां मिली है, 16 भट्टियां मिली है जहां पर तांबे का शोधन किया जाता था, इसलिए अर्ध औद्योगिक नगर। तो ये तो हो गए इसके टाइटल, निकनेम या उसके जो नाम थे जो सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा नगर के। साथ अपन जो पढ़ रहे हैं केवल हड़प्पा नगर पढ़ रहे हैं और उसका डिटेल तरीके से मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हड़प्पा की बाकी व्यवस्था थी। तो एक चीज तो मैंने आपको नाम के साथ बता दिया। अब दूसरी जो अपन चीज पढ़ते हैं स्थिति। तो स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हड़प्पा के बारे में, क्योंकि सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो लोग कई बार गलती कर देते हैं, हड़प्पा को भी सिंधु नदी के किनारे लेकर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सतलज की सहायक है रावी, और सतलज जो है वो सिंधु, हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा, हड़प्पा कहां स्थित है? देखिए
भारत विभाजन से पहले तो ये भारत में ही था, लेकिन विभाजन के बाद अब ये पाकिस्तान में। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। तो ये तो हो गई इसकी स्थिति, बिल्कुल सिंपल है। स्थिति हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कहां? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान, पंजाब, साहिवाल। और मैं आपको बता दूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों महत्वपूर्ण नगर थे और दोनों के बीच लगभग 681 किलोमीटर, कई किताबों में आपको 640 ही मिलेगा, लेकिन ये गूगल से लिया गया है, 681 किलोमीटर की दूरी है। और पिगट मोदे ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी कहा है। कई बार पूछा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट मोदे ने। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, वो यही कि भाई हड़प्पा की स्थिति। अब जो दूसरी चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो खोज और उत्खनन है। तो ये चीजें भी मैं आपको आसानी से बताता हूं, केवल हड़प्पा की बता रहा हूं, महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने हड़प्पा के टीले का पता लगाया। उसके बाद हड़प्पा का जो वहां पर सर्वेक्षण का कार्य 1853 में वहां सर्वेक्षण कनिंघम साहब के द्वारा करवाया गया था। कनिंघम, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय निदेशक थे, इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद तीसरा जो प्रयास किया गया था, वो तीसरा प्रयास जो था वो 1912 के अंदर फ्लीट मोदे के द्वारा। और फ्लीट मोदे ने रॉयल एसेटिक सोसाइटी नामक जो पत्रिका छपती थी, उस पत्रिका में इसके ऊपर लेख भी लिखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य जो किया वो किया था 1921 में जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। और जॉन मार्शल के निर्देशन में ही D.R. सानी साहब ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले 1921 में D.R. सानी साहब, उसके बाद इसमें 1923 से 1924 तक सर्वेक्षण का कार्य D.R. सानी साहब ने किया। 1933 से 1934 में उत्खनन जो है D.R. सानी साहब ने किया। उसके बाद M.S. वत्स साहब ने भी वहां पर खुदाई की, जो माधव स्वरूप वत्स साहब, जिन्होंने 1926-27 और 1933-34 के अंदर हड़प्पा नगर का सर्वेक्षण और खुदाई का कार्य किया था। उसके बाद एक जो अंतिम व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, एक जो व्यक्ति अंतिम तो नहीं, एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने 1946 के अंदर हड़प्पा नगर की खुदाई की थी। तो इस प्रकार हड़प्पा नगर के बारे में मैंने आपको सिर्फ दो चीजें बताई हैं। एक तो स्थिति के बारे में बताया है, जो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है, और
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी और पिकट ने उन्हें जुड़वा राजधानियां कहा। उसके बाद खोज और उत्खनन का कार्य अपन बताया था, जिसके अंतर्गत ये सारे 5-6 जो हैं इससे जुड़े हुए, इन सारों को सारा बताया था। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में आने लायक चीजें हैं और कई बार पूछी जाती है। कई बार एग्जाम में ऐसे रहते हैं कि इन उत्खननकर्ताओं को क्रम से लगाइए, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है या ब्लाइंड क्वेश्चन बन जाता है, जो आपकी गाइड वगैरह में कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ये देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। अब इसका तीसरा जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो तीसरा पॉइंट है संरचना। देखिए केवल हड़प्पा नगर ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, संरचना ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया मेरी क्लास की सबसे प्रमुख विशेषता रहेगी वो रहेगी मौलिकता। ये कोई इधर उधर से चुराया हुआ ज्ञान नहीं है, मेरे खुद के नोट से पढ़ाता हूँ और मैं खुद इतिहास का व्याख्याता हूँ और मेरा पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलड़ा है। तो आइए साथियों, संरचना के अंतर्गत देखिए लगभग यहाँ पर संरचना मैं आपको बता देता हूं। मैप थोड़े रफ हो सकते हैं। एक टीला छोटा जो थोड़ी ऊंचाई पर है, दूसरा टीला जो बड़ा है लेकिन वो थोड़ा नीचा है। तो प्रत्येक लगभग सिंधु सभ्यता में केवल धोलावीरा को और एक और जगह उनको छोड़ दें जूनीकरण को, तो उसके अलावा लगभग सभी जगहों पर 2 टीले मिलते हैं और इन 2 टीलों के अंतर्गत एक टीले को दुर्ग टीला कहा गया है ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, और ये जो है इसे नगर टीला कहा गया है। तो देखिए जो भी दुर्ग टीला है वो पश्चिम में है सबका लगभग पूरी सभ्यता का, और जो नगर टीला है वो पूर्व में स्थित है। तो अपन यहाँ पर जो बात करेंगे मैं आपको बता दूं, पहले यही दुर्ग टीला जो एक परिधि से दीवार से घिरा हुआ था। नगर टीले के बारे में ऐसा पहले बताया जाता था कि यहाँ पर प्राचीर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्राचीर के अवशेष भी ढूंढ लिए गए हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा नगर पढ़ रहे अपन, हड़प्पा नगर का जो है दुर्ग टीला और नगर टीला दोनों के दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अब जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं दुर्ग टीला, और दुर्ग टीले में मैं आपको 4 संरचनाओं के बारे में बताऊंगा। एक तो सबसे पहले यहाँ पर दुर्ग के बारे में बताऊंगा, और दुर्ग के उत्तर में जो है एक जो बस्ती मिली उस बस्ती के बारे में, और बस्ती के बाद जो है एक चबूतरे जो अन्न के लिए काम में आते थे वो, और चौथा जो बताऊंगा वो अन्नागार के बारे में। ये चारों के चारों संरचनाएं इसी प्रकार से एक दूसरे के उत्तर में बनी हुई हैं दुर्ग टीले के अंदर हड़प्पा नगर की। तो सबसे पहले हड़प्पा नगर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अपन लेते हैं। पहला, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ये क्लियर। दूसरा जो अपन लेंगे वो है ये लगभग 5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र है। 5 किलोमीटर की इसकी परिधि है। तीसरी चीज, दुर्ग व नगर यानी बस्ती दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और चौथी जो चीज अपन यहां पर लेंगे वो ये है कि इस सभ्यता का ये जो दुर्ग है उस दुर्ग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल अकाउंट दे दूं। ये जो दुर्ग है इस प्रकार से, और दुर्ग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी है वो 415 मीटर है और चौड़ाई इसकी 195 मीटर है। जो है दुर्ग की लंबाई 415 मीटर और चौड़ाई इसकी 195 मीटर है। और ये जो दुर्ग है वो इसके चारों ओर वॉल है और दीवार है जो जिसकी परिधि
13.5 मीटर के लगभग है, यानी एक बड़ी सी परिधि इसकी है। और उसके साथ ही इसमें यहाँ पर प्रवेश द्वार और विभिन्न बुर्ज वगैरह बने हुए हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्ग बनाने के महत्वपूर्ण दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य सुरक्षा प्राप्त करना था और दूसरा बाढ़ से बचाव। इस प्रकार इसकी हड़प्पा नगर के दुर्ग टीले की मैंने आपको दुर्ग या फोर्ट की एक संरचना बताई, जिसका इस प्रकार से 415 मीटर तो ये लंबा था, 195 मीटर ये चौड़ा था, जिसके चारों तरफ 13.5 मीटर की परिधि थी। उसके बाद दूसरा अपन लेंगे, दुर्ग के उत्तर में एक बस्ती है, पांचवा पॉइंट। और ये जो बस्ती है, इस बस्ती को माउंट एफ नाम, दुर्ग जिले के उत्तर में जो बस्ती है उसे माउंट एफ नाम दिया गया है। ये 6.1 मीटर ऊंचे टीले पर है, इसीलिए इसका नाम माउंट एफ दिया गया। अब इस बस्ती के अंदर क्या संरचना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस बस्ती के अंदर दो पंक्तियों में, एक पंक्ति में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और दूसरी पंक्ति में 8 संरचनाएं हैं। और ये जो प्रत्येक है वो 17 × 7.5 मीटर की है। ऐसा लगता है कि ये जो नगर है वो श्रमिकों के आवास के लिए बनाए गए हैं, और ये जो मतलब यहाँ जो प्रशासक थे, जो शासन करने वाले लोग थे, उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया, मैं हड़प्पा नगर पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी एक जो आयताकार दुर्ग टीला उसे पढ़ा रहा हूँ। एक चीज और मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ, इसे व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है, और इसको माउंट ई के नाम से जाना जाता है, और ये जो ऊंचा टीला है वो माउंट एफ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संरचनाओं में मैंने आपको दुर्ग पढ़ाया और बस्ती के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं चबूतरे के बारे में। तो ये कैसा चबूतरा है? एक प्लेटफॉर्म है, और उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको 6 पॉइंट्स। देखिए, ये दुर्ग और बस्ती के उत्तर में है, और एक बड़ा सा एरियाज है, जो ये जो चबूतरा है उसमें 18 गोले हैं इस प्रकार से, और सब में बराबर की दूरी है। कुल 18 गोले हैं, और उनके पास ये जो 18 गोले उनमें ये गड्ढे किए हुए। तो सिंधु सभ्यता के लोग वहाँ आसपास का जो भी अनाज आता था, वो अनाज जो है उन गड्ढों में डालकर मूसल से कूटते, यानी वो चबूतरे पे अन्न साफ भी कर देते और उन ओखलियों में मूसल की सहायता से कूट भी लेते। तो ऐसे चबूतरे की संरचना अपन को वहां पर मिली है। अब जो चौथी चीज है वो है अन्नागार। देखिए, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो सभी जगहों के नगरों के अंतर्गत मुख्य रूप से अन्नागार सबसे बड़ी विशेषता है, और ऐसे अन्नागार अपन को मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलता है। तो अब जो देख रहे हैं हड़प्पा नगर के दुर्ग टीले का अन्नागार। हड़प्पा नगर के दुर्ग टीले का जो अन्नागार है वो दुर्ग, बस्ती और चबूतरे के उत्तर में है। और ये जो अन्नागार है वो एक सिंपल सी संरचना है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6, 15.24 ×
6.10 मीटर का प्रत्येक। इस तरीके से 6 खंड बने हुए हैं, 6 खंड बने हुए हैं। ईंटों की संरचना है, बीच में रास्ता है मजदूरों के आने जाने के लिए, और साइड इनकी जो छतें थी वो बांस की थी, वो खत्म हो गई है। और ऐसा कहा जाता है जो भी टैक्स कलेक्शन के रूप में या जींस के रूप में जो भी अन्न आता था, उन अन्न को या इन अन्नागारों में स्टोर किया जाता था। इस प्रकार साथियों मैंने आपको हड़प्पा नगर की पहले स्थिति बताई, स्थिति के बाद पहले नाम और वो बताया स्थिति, और उसके बाद खोज और उत्खनन, और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट बताया संरचनाएं। अब जो अपन आगे बढ़ेंगे हड़प्पा में जो आने वाले क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। इन सारा के नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं। और अब जो बताऊंगा हड़प्पा से विभिन्न पूछे गए, सिर्फ केवल हड़प्पा नगर से विभिन्न पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में, तो पढ़ेंगे अपन अन्य तथ्यों के बारे में, अन्य तथ्यों के बारे में। चलिए अब जो बात करते हैं वो करते हैं हड़प्पा नगर के अन्य तथ्यों के बारे में, और जो इसमें से संबंधित कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अन्य तथ्य में सबसे पहले R37 और H, इनके बारे में पूछा गया है। R37 कहां से प्राप्त हुए हैं, तो R37 कहां से प्राप्त हुए हैं और क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बता देता हूं, R37 ये इसे R37 क्यों कहा गया है। R37 एक कब्रिस्तान है, R37 एक कब्रिस्तान है, और इसका नाम R37 इसलिए रखा गया क्योंकि वहां से 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, और H जो है वो भी एक कब्रिस्तान है। तो हड़प्पा नगर से हमें 2 कब्रिस्तान के प्रमाण मिलते हैं, एक R37 के और दूसरा H के। एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो सबसे हटके है, मोहनजोदड़ो में हमें कब्रिस्तान के प्रमाण अपन को नहीं मिलते हैं। तो अन्य तथ्यों के अंतर्गत एक चीज तो ये महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी चीज जो है जो एग्जाम में पूछा गया है, तांबे का दर्पण। हड़प्पा नगर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहां से एक तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। एक तांबे की इक्का गाड़ी, आरपीसी में पूछा गया प्रश्न है ये, तांबे की इक्का गाड़ी, एक तांबे की बैलगाड़ी, दो सिर रहित मूर्तियां, दो सिर रहित मूर्तियां, दो मानव मूर्तियां, और घड़ियाल, मछली, कछुआ, इनके भी अपन को मूर्तियां प्राप्त हुई हैं खिलौनों के रूप में। और वहां की जो प्रमुख अन्य प्राप्तियों के अंदर जो है ताम्र निर्मित खूब सारा ढेर प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए इसको उद्योग नगर कहा गया है। और 16 भट्टियां वहां से हमें प्राप्त हुई हैं, 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत जो अपन ले सकते हैं वो है मोहरों से। तो एक तो नाव के अंकन की मोहर मिली है, और इनका चित्र यदि आपको देखना हो तो दर्पण का भी मिल जाएगा आपको, जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसके अंदर, और नाव के अंकन वाली मोहर का चित्र भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और उसके साथ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, जिसे जगत जननी या उर्वरता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। और एक अपन को यहां से सोने का 6 लड़ियों का मनकों का हार भी प्राप्त हुआ है। अन्य प्राप्तियों में एक तो नर बलि के प्रमाण,
प्रमाण अपन को मिले हैं। और तांबे की कार्यशाला, इसी कारण इसे अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना गया। एक हड़प्पा नगर की एक प्रमुख विशेषता और मैं बता दूं, हड़प्पा के अंदर जो नालियां थी, उन नालियों का नियमित रूप से जो गाद साफ किया जाता था, इसके प्रमाण अपन को मिलते हैं। और वह गाद के ढेर भी थे, गाद के ढेर भी थे। तो इस प्रकार एक अन्य जानकारी अपन को हड़प्पा नगर के बारे में यह भी है कि भाई नालियां जो नियमित रूप से साफ की जाती थी और वहां एकत्रित गाद इसका प्रमाण है, वहां एकत्रित गाद इसका प्रमाण है। तो इस प्रकार साथियों हड़प्पा नगर के बारे में एक शानदार मेरा प्रयास था आप लोगों के लिए, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर काम आए। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है जो डिटेल अकाउंट और अन्य करेंगे अपन, उसके साथ करते रहेंगे। ये आज का वीडियो था, आपके लिए था। और कई बच्चे कह रहे हैं सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है, तो चैनल में बता दूं, हिसाम कुरैशी के नाम से यूट्यूब पर बना हुआ चैनल है, उसको आप देख सकते हो। अभी उसमें ज्यादा वीडियोज नहीं डाले गए हैं, धीरे धीरे मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे डाल रहा हूं। और अब सबसे महत्वपूर्ण जो है आगे जो कल जो टॉपिक अपना जो होगा वो मोहनजोदड़ो होगा, और मोहनजोदड़ो में डिटेल से आपको करवाने का प्रयास करूंगा। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइबर जरूर करें। हिसाम कुरैशी के नाम से मेरा चैनल है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।